गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 1 अक्टूबर 2024 के करंट के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। इसकी पीडीएफ दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का पहला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है 30 सितंबर को। ठीक है, यह दिन जो है एक व्यक्ति हैं सेंट जेरोम, इन्होंने पहली बार बाइबल को अनुवाद किया था। ठीक है, सेंट जेरोम ने बाइबल का अनुवाद किया था इंग्लिश में, इसीलिए जो है इनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। इसको पहली बार मनाया गया था 1953 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको मान्यता दी गई 2017 में। ठीक है, तो 2017 में इसको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में। ठीक, अगला देखते हैं। आज हम देखेंगे सितंबर महीने के जितने भी दिवस हैं उनको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि आज से महीना चेंज हो गया है। आज से अक्टूबर महीना शुरू हो गया है, तो हम लोग अब इसके बाद अक्टूबर महीने के जो है जितने भी दिवस होंगे उसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक बार जो है सितंबर महीने की रिवीजन कर लिया जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 5 सितंबर को मनाया गया विश्व राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। 7 सितंबर को स्वच्छ वायु दिवस या अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 12 सितंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस या बम्बू डे। अगला देखते हैं। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस। 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस। 29 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। ठीक है, तो ये रहे जो है दिवस जितने भी महत्वपूर्ण थे सितंबर महीने के, मैंने रिवीजन करा दिया। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं और अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती, इनका नाम जो है आया है 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए। तो इसकी घोषणा जो किया है हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया है। 2022 के लिए इनको 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनको 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, पद्मश्री भी इनको मिल चुका है 2024 में, और अभी दादा साहब फाल्के के लिए नाम आया है। चलिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में जानते हैं। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा धोंडी राज गोविंद फाल्के के सम्मान में की गई थी, जिन्होंने 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। ठीक है, तो ये किसके नाम पर दिया जाता है? धोंडी राज गोविंद फाल्के। पुरस्कार राशि के रूप में इसमें 10 लाख रुपए दिया जाता है। पहली बार 1969 में देविका रानी को दिया गया था। 52वां किसको दिया गया 2022 के लिए? आशा पारेख। और 53वां दिया गया 2021 के लिए वहीदा रहमान। 54वां दिया जा रहा है मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में उत्तर प्रदेश के पुरा महादेव को किस श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है? तो यहाँ पर विरासत श्रेणी। तो 27 सितंबर को अभी मनाया गया था विश्व पर्यटन दिवस। यहाँ पर अभी 36 गाँवों को चुना गया है जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव की प्रतियोगिता में शामिल हैं। ठीक है, इसमें कुल 8 श्रेणियों को जो है बनाया गया है। 8 श्रेणियों में 8 कैटेगरी में 36 गाँवों को यहाँ पर विजेता घोषित किया गया है। यह जो है किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इसकी घोषणा की गई। चलिए ये लिस्ट रही कुछ आपके सामने। इसमें एक होता है जिम्मेदार पर्यटन श्रेणी, आध्यात्मिक श्रेणी, वाइब्रेंट विलेज श्रेणी, शिल्प श्रेणी, विरासत श्रेणी, साहसिक पर्यटन श्रेणी, कृषि पर्यटन श्रेणी और सामुदायिक पर्यटन श्रेणी। तो ये 8 कैटेगरी में यहाँ पर दिया गया है। ये लिस्ट मैं आपके सामने लगा दिया हूँ, आप लोग इसको देख करके रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें आपको जिन राज्यों के विद्यार्थी हैं
अपने राज्यों का जो गांव आया है उसको जरूर याद भी रखना। जैसे उत्तर प्रदेश वाले विद्यार्थी, उत्तर प्रदेश में कौन से गाँव को चुना गया है इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो वेस्ट इंडीज। तो ये वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर हैं, इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। इनके नाम पर एक रिकॉर्ड भी है, इन्होंने T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, 582 मैच में 631 विकेट लिए हैं। ठीक है, 582 मैच में 631 विकेट लेने का इनके नाम पर रिकॉर्ड है। आइए देखते हैं कुछ इस बार जो है कि खिलाड़ी संन्यास लिए हैं उनके बारे में, चलिए उनको रिवीजन जानते हैं। क्रिकेट में जो है शिखर धवन ने संन्यास लिया, दिनेश कार्तिक ने संन्यास लिया, केदार जाधव ने संन्यास लिया। टेनिस में रोहन बोपन्ना और एंडी मरे जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। बैडमिंटन में वी साई प्रणीत ने संन्यास लिया। फुटबॉल में सुनील छेत्री, हॉकी में प्रिया सिजेस और रेसलिंग में विनेश फोगाट ने अभी संन्यास की घोषणा की है। तो इनको आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ASOSAI के अध्यक्ष कौन बने? ASOSAI के अध्यक्ष बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे देश के जो है कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनको अभी बनाया गया 2024 से 27 तक एशियाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का अध्यक्ष। इसका फुल फॉर्म ASOSAI का याद रखिएगा, एशियाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का इनको अध्यक्ष बनाया गया है 2024 से लेकर 2027 तक। ASOSAI की स्थापना 1979 में हुई थी, 1979 में, और इसका जो है 48 देश इसमें सदस्य देश के रूप में है। तो पूछा जाएगा ASOSAI में कितने देश हैं? तो 48 देश हैं इसमें सदस्य के रूप में। तो जो हमारे देश के ये कैग हैं इनके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 से 151 तक वर्णित है कैग के बारे में। कैग की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। और अभी वर्तमान में हमारे देश के गिरीश चंद्र मुर्मू CAG हैं। ठीक है, और अभी इनको WHO का एक्सटर्नल ऑडिटर नियुक्त किया गया है। ठीक है, WHO का एक्सटर्नल ऑडिटर 4 साल के लिए इनको चुना गया है। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो गिरीश चंद्र मुर्मू के पास वर्तमान में 3 पद हो चुके हैं। एक तो ASOSAI के अध्यक्ष हैं, भारत के कैग हैं, और WHO के एक्सटर्नल ऑडिटर हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनकीडिया समुदाय किस राज्य में वनों में पर निवास करने का अधिकार पाने वाला 6वां विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह बन गया है? इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा। तो मनकीडिया समुदाय को अभी PBTG के ग्रुप में शामिल किया गया है। PBTG का मतलब होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर मनकीडिया समुदाय को यहाँ पर विशेष रूप से निवास का अधिकार पाने का अधिकार दे दिया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को, और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। इसको आपको ध्यान में रखना। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ के CM मोहन चरण मांझी और यहाँ के गवर्नर हैं रघुवर दास। ठीक है, बाकी कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, पुरी जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है जिनको व्हाइट पैगोडा कहा जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे लंबा ब्रिज हीराकुंड बांध है, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर बिहार है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 1 से 7 सितंबर को, और राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया? इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। तो अभी अपने देश के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर जमठा के पास यहाँ पर प्राकृतिक रूप से पक्षी के आवास के लिए डिजाइन किया हुआ एक पार्क का उद्घाटन किया है, और इसको जो बनाया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कौन कौन से पार्क चर्चे में हैं। ठीक है,
देश के कुछ महत्वपूर्ण पार्क हैं, चलिए जानते हैं। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल के कोच्चि में बन रहा है। देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में विकसित किया गया। देश का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में बनेगा। भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क केरल में। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क उत्तर प्रदेश में बनेगा, जिसका नाम है वेद वन। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला पार्क काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में। देश का पहला पूर्ण रूप से महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद में। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे करंट के प्रश्न। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह। तो आप लोग तैयार रहा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।